हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने आपको कल ही बोल दिया था कि आज की हमारी जो क्लास है वो कर्क रेखा को लेकर होगी दोस्तों। तो देखिएगा आप लोग दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों कर्क रेखा और भारत की, यानी कर्क रेखा का भारत में विस्तार। दोस्तों कर्क रेखा का भारत में विस्तार, तो इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको हमारी जो पिछली वीडियो आई थी उसमें ही बता दिया था दोस्तों कि आपको जो कर्क रेखा है उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको हमारी अगली वीडियो में मिलने वाले हैं। उसी को लेकर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, इस पृथ्वी में यानी जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसका उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की थी। फिर हमने पढ़ा था कि जो कर्क रेखा है वो आपके उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। तो उसी को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ से अगर हम इस जगह से भारत की बात करें, यानी कर्क रेखा से अगर हम भारत को उठाएं, यानी हम यहाँ से अगर कर्क रेखा की बात करें कि भारत में कर्क रेखा का विस्तार जो है वो किस तरीके से और कहाँ कहाँ तक है दोस्तों, तो इसी को लेकर हमारी जो ये वीडियो है, ये क्लास हमारी जो है काफी विशेष होने वाली दोस्तों। तो जुड़े रहिए आप लोग और जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारा भारत है और इस भारत के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हमारी जो आपको नजर आ रही है ना दोस्तों, ये हमारी क्या है मेरे भाई, अरे ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है दोस्तों? ये कर्क रेखा है। तो इसे हम कर्क रेखा के नाम से भी क्या है दोस्तों, अरे जानते हैं। और कर्क रेखा को दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी क्या कहते हैं। और 23.5 को हमने बात की थी ना दोस्तों, 23 डिग्री 30 मिनट भी हम कह सकते हैं दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर, अरे यहाँ पर आपके अब तो लद्दाख पड़ता है। क्या पड़ता है? लद्दाख। आपको पता है ना, हमने भारत सरकार ने जो है क्या किया है, हमारे जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ दिया है, जम्मू और लद्दाख दो राज्यों में विभाजित कर दिया है, इसलिए ये अब लद्दाख है दोस्तों। यहाँ पर भारत का दक्षिणी राज्य है दोस्तों, वो आपका तमिलनाडु पड़ता है। कौन सा पड़ता है दोस्तों? अरे तमिलनाडु पड़ता है। और यहाँ भारत का दक्षिणी बिंदु पड़ता है दोस्तों, वो कौन सा पड़ता है? आपका कन्याकुमारी पड़ता है। ठीक है, फिर इसको लेकर के हम आगे बात करें। यहाँ पर आपके अगर हम राज्यों की बात करें दोस्तों, तो कर्क रेखा जो विस्तृत रूप से है वो पूरी की पूरी भारत में फैली हुई है। और कर्क रेखा की भारत में लंबाई की बात करें दोस्तों, अगर पूछे कि कर्क रेखा की भारत में कुल लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना दोस्तों 2934 किलोमीटर। क्या? 2934 किलोमीटर हमारे भारत में जो है दोस्तों कर्क रेखा की लंबाई है। कर्क रेखा बात करते हैं तो ये आपके गुजरात से राजस्थान आपके भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। गुजरात के बाद दोस्तों ये राजस्थान आती है, गुजरात के बाद दोस्तों ये राजस्थान आती है, उसके बाद ये जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, क्यों हम ये राज्य जो लिख रहे हैं ना दोस्तों, इनकी संख्या 8 होने वाली है। इसका मतलब कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? अरे 8 राज्यों से गुजरती है। उन्हीं राज्यों के नाम हम लिखने वाले हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फिर आगे चलेंगे दोस्तों तो फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? अरे छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के जैसे आगे निकलेंगे तो दोस्तों झारखंड आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। फिर आगे निकलेंगे दोस्तों तो यहाँ पश्चिमी बंगाल आ जाएगा दोस्तों, पश्चिमी बंगाल। फिर आगे निकलेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी त्रिपुरा आ जाएगा। फिर आगे निकलेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर जो है कौन सा आ जाएगा दोस्तों, अरे मिजोरम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ये मिजोरम आ जाएगा आपका, यहाँ से मिजोरम आ जाएगा ये आपका मिजोरम। काउंट कीजिए दोस्तों कितने राज्य जो हमारे हुए हैं, इनको देखिएगा। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम दोस्तों 8। ये 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें हम क्रम के अनुसार हमने लिखने का प्रयास किया है दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम बिल्कुल एक्यूरेट कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं दोस्तों। यानी कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनके नाम दोस्तों बिल्कुल क्रम से हमने लिख दिए हैं। हालांकि एक ट्रिक भी आती है दोस्तों इसको याद करने की, आपको पता है ना, मित्र छगुराम झाप, आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों, मित्र छगुराम झाप।
आपका मित्र है जिसका नाम छबुराम है, सरनेम झाप लगाता है दोस्तों। तो देखिएगा मिजोरम है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और पश्चिमी बंगाल है। लेकिन इस हमें दोस्तों ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हमने इन्हें याद कर लिया दोस्तों। बाकी जिन लोगों को याद नहीं होता है दोस्तों वो ट्रिक याद कीजिए, मित्र छबुराम झाप। आपका एक मित्र है जिसका नाम छबुराम है, वो सरनेम झाप लगाता है। देखिएगा मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिमी बंगाल दोस्तों। लेकिन हमने जो जिन राज्यों से कर्क रेखा बिल्कुल क्रम के अनुसार गुजरती है ना दोस्तों, उनके नाम हमने लिखे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर हम दोस्तों यहाँ से कुछ और भी विशेष बात करें, हम राजधानी को लेकर बात करें, प्रश्न बनेगा दोस्तों, प्रश्न बनेगा कि प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में, दोस्तों हम कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में। तो पहली बात आती है कि कौन सी राजधानी आपकी कर्क रेखा पर स्थित है दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस जगह से झारखंड की राजधानी रांची आती है दोस्तों, झारखंड की राजधानी आती है रांची। और नंबर 2 ध्यान रखना दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी आती है आपकी अगरतला। ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों ही जो राजधानियां है ना, ध्यान रखना दोस्तों, झारखंड की राजधानी आती है रांची और त्रिपुरा की राजधानी आती है आपकी अगरतला। ये दोनों ही दोस्तों आपकी क्या, अरे कर्क रेखा पर स्थित राजधानियां हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे शहर पूछे ना दोस्तों कि कौन से शहर कर्क रेखा पर स्थित है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अरे उज्जैन, कौन सा, उज्जैन और दोस्तों इंदौर, ये दोनों आपके कर्क रेखा पर स्थित शहर माने जाते हैं। कुछ दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपके हमारे महाकाल है, उज्जैन के अंदर जो महाकालेश्वर जो मंदिर है दोस्तों, और महाकाल की जो हमारी शिवलिंग है उसके बीचों बीच से भी हमारी कर्क रेखा क्या दोस्तों गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन शहरों से आपके कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में अगर दूर राजधानी की बात करें दोस्तों, ध्यान रखना, अगर निकट राजधानी पूछेगा ना तो आंसर रांची आ जाएगा, रांची ऑप्शन में नहीं है ना दोस्तों तो अगरतला आ जाएगा, शहर पूछेगा तो उज्जैन या इंदौर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे प्रश्न बनाकर पूछे कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में सर्वाधिक दूर राजधानी कौन सी दोस्तों, तो स्टार लगा लेना मेरे बुलबुलों, क्योंकि आंसर तो क्या आने वाला है, अरे जयपुर आने वाला है, जो किसकी राजधानी, हमारे राजस्थान की राजधानी। तो ध्यान रखना दोस्तों, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हमारे भारत के 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और दोस्तों मिजोरम। फिर हमने बात की कर्क रेखा की भारत में लंबाई कितनी है, तो वो है आपके 2934 किलोमीटर। अगर ये 2933 किलोमीटर अगर आप कह रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना है भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। लेकिन दोस्तों ये जो हमने लिखी है ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिक लंबाई है और ये किताबों में भी मिलती है, इसलिए हमने लिखी है। अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानियां कौन कौन सी है, तो दोस्तों देखिएगा कर्क रेखा पर 8 राज्य जरूर हैं, लेकिन 8 राजधानियां नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, हमारे झारखंड की राजधानी रांची और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ही केवल और केवल आपके कर्क रेखा पर स्थित है, जबकि शहर में तो उज्जैन और इंदौर आते हैं। महाकालेश्वर के मंदिर की जो शिवलिंग है ना दोस्तों, उसकी शिवलिंग से भी क्या हमारी कर्क रेखा गुजरती है। जबकि दोस्तों अगर पूछे ना कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में जो दूर राजधानी ना वो कौन सी है, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, जयपुर। ये तो हमने दोस्तों बात की कर्क रेखा की। कर्क रेखा की से भी हम एक बात और कर लेते हैं दोस्तों, कर्क रेखा का जो उत्तरी, ध्यान रखना दोस्तों, कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है ना दोस्तों वो उत्तरी भारत कहलाता है, और कर्क रेखा का जो दक्षिणी भाग है ना दोस्तों वो दक्षिणी भारत कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहां से एक प्रश्न और बनने की संभावना है दोस्तों, अरे कर्क रेखा पर स्थित नहीं राज्यों में पूछ सकता है आपसे कि कर्क रेखा पर स्थित नहीं राज्यों में, यानी वे राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है उनमें दूर राजधानी कौन सी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर दूर राजधानी पूछेगा ना तो क्या चेन्नई नहीं बनेगा दोस्तों, चेन्नई नहीं बनेगा। अरे केरल की राजधानी क्या बनेगी, अरे तिरुवनंतपुरम बनेगी दोस्तों। ध्यान रखना तिरुवनंतपुरम बनेगी। कौन सी बनेगी, तिरुवनंतपुरम बनेगी, क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों दक्षिणी राज्य आपका तमिलनाडु हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई दोस्तों थोड़ी ऊपर है, लेकिन केरल की राजधानी जो आपकी तिरुवनंतपुरम है वो दक्षिणी भारत में सबसे नीचे पड़ती है। इसलिए दोस्तों ध्यान रख लेना, क्योंकि भारत की दक्षिणतम राजधानी भी अरे तिरुवनंतपुरम, सॉरी दक्षिणी राजधानी भी तिरुवनंतपुरम बनती है, लेकिन दक्षिणी राज्य हमारा तमिलनाडु बनता है। इसलिए प्रश्न यहाँ से ये और बनने की संभावना होगी कि
कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर राजधानी कौन सी होगी जो कर्क रेखा पर राज्य नहीं है? तो ध्यान रखना दोस्तों, आंसर तो तिरुवनंतपुरम आएगा। जो किसकी राजधानी मेरे गुलगुलों? अरे वो तो हमारे केरल की राजधानी, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। चलिए, तो हमने जो बात की है सारी की सारी किसको लेकर की है? ये हमने कर्क रेखा का भारत में विस्तार को लेकर बात की है। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा दोस्तों, कर्क रेखा भारत की मध्य से गुजरती है, भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री भी कहते हैं, जिसे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा की भारत में लंबाई 2934 किलोमीटर है दोस्तों। फिर हमने बात की गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। हमने ट्रिक भी लिखी है, मित्र, छगु, राम, जाप। मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में जो 2 राजधानी है रांची और अगरतला, वो हमारे कर्क रेखा पर स्थित है। रांची नहीं है तो अगरतला को प्राथमिकता देनी है। उज्जैन और इंदौर 2 शहर हैं जो मध्य प्रदेश के शहर हैं, ये दोनों आपके कर्क रेखा पर स्थित माने जाते हैं। और दोस्तों आपको पता है ना, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का भी पिछले कई 2-3 सालों से दर्जा भी आपके इन्हीं दोनों शहरों को मिला है, जबकि इंदौर तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है दोस्तों। जबकि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में जो दूर राजधानी है ना, वो बनेगी जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है। और एक प्रश्न हमने एक और बात किया कि कर्क रेखा पर स्थित नए राज्यों में अगर दूर राजधानी पूछेगा ना, तो फिर तिरुवनंतपुरम आएगा। वो मेरे गुलगुलों किसकी राजधानी है? केरल की राजधानी। तो ये हमें क्या करना है? अरे याद करना है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अभी का अभी बताइए दोस्तों कि कर्क रेखा की भारत में कुल लंबाई कितनी? ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। तो देख लेंगे किसका जो आंसर है वो करेक्ट आता है दोस्तों। वापस बोल रहा हूँ, कर्क रेखा की भारत में लंबाई कितनी है दोस्तों? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अभी अभी हमने लिखा भी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा और राजस्थान। दोस्तों बात करते हैं कर्क रेखा और राजस्थान की बात कर लेते हैं। दोस्तों कर्क रेखा और राजस्थान की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ से भी काफी सारे प्रश्न मेरे गुलगुलों एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अरे ये हमारा क्या बनता है? अरे राजस्थान बनता है। ये हमारा क्या है? अरे राजस्थान है। और राजस्थान में दक्षिण से क्या निकल रही है मेरे भाई? अरे कर्क रेखा निकल रही है। अरे क्या निकल रही है? कर्क रेखा निकल रही है। और कर्क रेखा को हम क्या कहते हैं? अरे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसे क्या कहते हैं? ये आपको याद रखना है। देखिए कर्क रेखा राजस्थान भी यहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, यहाँ से। यहाँ पास में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों चीखली गांव डूंगरपुर। याद रखना दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो आंसर आएगा चीखली गांव डूंगरपुर। फिर यहाँ पर एक शहर पड़ता है दोस्तों जिसका नाम आता है, अरे कुशलगढ़ आता है। अरे क्या आता है? कुशलगढ़ आता है। और कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? अरे बांसवाड़ा में पड़ता है। तो ध्यान रखना, कुशलगढ़ के मध्य से गुजरती है दोस्तों, इसका मतलब बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। उसके बाद ये आगे चली जाती है। अर्थात बात करते हैं कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में कर्क रेखा की जो कुल लंबाई मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है मेरे गुलगुलों? आंसर आएगा मेरे भाई 26 किलोमीटर। अरे कितनी मानी जाती है? अरे 26 किलोमीटर मानी जाती है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ से एक बार एग्जाम में कई बार प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा किन 2 जिलों से गुजरती है? तो आंसर आएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कहां से किस शहर को 2 भागों में बांटती है? तो ध्यान रखना कुशलगढ़ तहसील को बांटती है। राजस्थान में कितनी लंबाई है? तो 26 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो देखो ना मेरे भाई, यहाँ पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम क्या है? अरे गंगानगर है। यहाँ पर जिला पड़ता है जिसका नाम क्या है? अरे बांसवाड़ा है। तो इसका मतलब गंगानगर यानी पूरा उत्तरी राजस्थान तो ऊपर ही गया, पूरी दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है। तो ध्यान रख लेना, अरे कर्क रेखा तो दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है। और कल ही की क्लास में हमने देखा था ना, एक नदी ऐसी आती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अरे नदी का नाम क्या है? अरे माही है। कौन सी नदी मेरे भाई? माही है। चलो अब बांसवाड़ा विशेष को बात करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, तारीख आती है मेरे भाई 21 जून। कितनी तारीख आती है? 21 जून। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, नोट कर लेना, स्टार लगा लेना, क्योंकि बनेगी कर्क संक्रांति। क्या बनेगी? अरे कर्क संक्रांति बनेगी। कैसे बनेगी? तो देखिए 21 जून को क्या होता है मेरे गुलगुलों? अरे सूर्य कर्क रेखा पर क्या होता है? अरे सीधा चमकता है।
सूर्य कर्क रेखा पर सीधा कब चमकेगा? तारीख आएगी 21 जून। ध्यान रखना, कब चमकेगा? 21 जून को चमकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य 21 जून को अगर कर्क रेखा पर होगा, इसका मतलब अरे उत्तरी गोलार्ध में होगा। कौन से गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। और सूर्य की सीधी किरणें भी किस जिले पर पड़ेगी मेरे भाई? अरे बांसवाड़ा पर सीधी किरणें पड़ेगी। ध्यान रखना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ ये वो जिले हैं जिन पर सबसे पहले सीधी किरणें पड़ती है दोस्तों। तो ध्यान रखना, सूर्य की सीधी किरणें हमारी बांसवाड़ा पर पड़ती है, जबकि तिरछी किरणें तो तिरछी किरणें तो ध्यान रखना, जबकि तिरछी किरणों की बात की जाए तो तिरछी किरणें तो अरे कहाँ पड़ती है? अरे गंगानगर पर पड़ती है। सूर्य की तिरछी किरणें तो गंगानगर पर पड़ती है, जबकि सीधी किरणों की बात करें तो सीधी किरणें तो हमारे बांसवाड़ा पर पड़ती है। और तारीख आती है मेरे भाई 21 जून। इसका मतलब 21 जून को राजस्थान का गर्म जिला भी अरे कौन सा बनता है? तो फिर आंसर आएगा बांसवाड़ा। 21 जून ही राजस्थान का सबसे गर्म दिन बनता है। ध्यान रखना, 21 जून ही राजस्थान का क्या बनता है? सबसे गर्म दिन बनता है। उत्तरी गोलार्ध का भी सबसे क्या बनता है? और गर्म दिन बनता है, और सबसे बड़ा दिन भी बनता है दोस्तों, क्योंकि इस दिन 14 घंटे का क्या होता है? अरे मेरे गुरुओं दिन होता है, और 10 घंटे की क्या होती है? रात होती है। तो ये सबसे छोटी रात बनती है। ध्यान रखना, सबसे छोटी रात और सबसे बड़ा दिन भी आपका 21 जून माना जाता है। फिर आगे बात करें क्या होता है? अरे दोपहर को 12 बजे, अरे दोपहर को 12 बजे मेरे गुलगुलों बांसवाड़ा में खड़े व्यक्ति की परछाई नहीं बनती। ध्यान रखना, बांसवाड़ा में दोपहर को 12 बजे बांसवाड़ा में खड़े व्यक्ति की परछाई नहीं बनती, क्योंकि उसके कदमों के नीचे बनती है जो दिखाई नहीं देती। अतः इसे मेरे भाई नो शेडो जोन के नाम से भी जाना जाता है। नो शेडो जोन का संबंध किस जिले से है? तो आंसर आएगा बांसवाड़ा। कितनी तारीख से है? तो आंसर आएगा 21 जून। और किस रेखा से है? तो आंसर आएगा कर्क रेखा। और राजस्थान की किस दिशा से है? तो आंसर आएगा दक्षिणी राजस्थान। ये नो शेडो जोन भी मेरे दोस्तों आपको याद रखना है। अरे नो शेडो जोन, ध्यान रखना, नो शेडो जोन भी आपको याद रखना है। नो शेडो जोन यानी परछाई नहीं बनती मेरे गुलगुलों। आंसर आएगा बांसवाड़ा। ये बिल्कुल आपका फैक्ट डाटा है। फिर आगे बात करें, कर्क रेखा के कारण ही जो बांसवाड़ा जिला है ना, अरे वो उष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान का एकमात्र जिला जो उष्ण कटिबंध में आता है। आंसर आएगा मेरे गुलगुलों बांसवाड़ा। जबकि शेष राजस्थान तो ध्यान रखना अरे उपोष्ण कटिबंध में आता है। जबकि शेष राजस्थान तो उपोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि बांसवाड़ा एकमात्र जिला है जो उष्ण कटिबंध में आता है। फिर हम आगे बात करें इसी कर्क रेखा के कारण दोस्तों, इसी कर्क रेखा के कारण भी राजस्थान में तापमान अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि कर्क रेखा पर क्या होता है, जैसे सूर्य सीधा चमकता है तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण राजस्थान का तापमान बढ़ जाता है और वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। मरुस्थल में भी आपको पता है ना, मरुस्थल भी ज्यादा गर्म हो जाता है और गर्म हवाएं यानी रेतीली हवाएं, रेत में चलने वाली जो हवाएं, वो गर्म हवाएं रेत को और ज्यादा गर्म कर देती है और राजस्थान का तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि भारत का सबसे गर्म राज्य भी राजस्थान ही बन जाता है। अगर आपसे पूछे ना कि भारत का सबसे गर्म राज्य भी कौन सा है, तो मेरे गुलगुलों आंसर आपका आएगा राजस्थान ही आएगा। ये भी पूरा डाटा कंटेंट आपको कंप्लीटली याद रखना है। प्रश्न कभी भी कहीं से भी और कैसा भी आ सकता है। अगर हम आरोही क्रम की बात करें, अगर हम किरणों के आरोही क्रम की बात करें तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि सूर्य की किरणों का आरोही क्रम क्या है राजस्थान में, तो ध्यान रखना बांसवाड़ा से गंगानगर। आरोही और अवरोही क्या है इसकी हम बात बताएं आपको, तो ध्यान रखना आरोही का मतलब है अगर हम बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर जाएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना वो आरोही क्रम कहलाएगा। और बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर अगर हम जाते हैं राजस्थान में तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, क्योंकि सबसे कम तिरछी किरणें बांसवाड़ा पर मतलब सीधी किरणें पड़ती है, जबकि सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर पर पड़ती है। तो मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य की किरणों का जो आरोही क्रम होगा वो बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर होगा, जबकि जो अवरोही क्रम होगा ध्यान रखना मेरे गुलगुलों वो होगा गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर। इसका मतलब अगर हम गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर आएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन
सीधापन बढ़ता जाएगा दोस्तों। सॉरी, सूर्य की किरणों का सीधापन यदि गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर आएंगे तो बढ़ता जाएगा, इसका मतलब तिरछापन घटता जाएगा। वही आपका क्या कहलाएगा, अवरोही क्रम कहलाएगा। तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि राजस्थान में सूर्य की किरणों का आरोही और अवरोही क्रम क्या है। तो आपको याद रखना, बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर आरोही क्रम है, जबकि गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर अवरोही क्रम है। और ऐसे याद नहीं रखना मेरे गुरुकुलों, आपको रटना ही नहीं है। आप देख लो ना, बांसवाड़ा पर सीधी किरणें पड़ रही है, गंगानगर पर तिरछी किरणें पड़ रही है, इसका मतलब बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ जाएगा, इसका मतलब तिरछी किरणें गंगानगर पर पड़ेगी, ये आपका किरणों का आरोही क्रम कहलाएगा। जबकि गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर आएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन घटता जाएगा, इसका मतलब सीधापन बढ़ता जाएगा, ये अवरोही क्रम कहलाएगा। दोस्तों केवल इतना सा ही याद रखना है। और हमने जो सब पढ़ा है ना, ये पढ़ा है कर्क रेखा और राजस्थान को लेकर के। एक बार दोस्तों मैं इसे करता हूं रिपीट, तो आइए बोर्ड पर देखिए। हम बात कर रहे हैं दोस्तों कर्क रेखा और राजस्थान की। कर्क रेखा और राजस्थान की बात करें तो जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा राजस्थान। फिर राजस्थान में बात की हमने, इसमें फिर हमने बनाई सबसे पहले कर्क रेखा, जिसे 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने बात की कर्क रेखा राजस्थान में चीखली गांव डूंगरपुर से प्रवेश करती है दोस्तों। फिर हमने बात की ये कुशलगढ़ तहसील के बीचों बीच से गुजरती है दोस्तों। फिर हमने कुशलगढ़ राजस्थान का सबसे छोटा शहर भी माना जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मतलब ये बांसवाड़ा से भी गुजरती है। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे ना कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से सर्वाधिक दूरी कर्क रेखा की किसमें, तो आंसर बांसवाड़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आगे बात करें सूर्य की किरणों का, जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है दोस्तों वो बांसवाड़ा पर पड़ती है, तिरछी किरणें गंगानगर पर पड़ती है। तारीख आती है 21 जून। 21 जून को हम कर्क संक्रांति भी मनाते हैं, क्योंकि कर्क रेखा में सूर्य प्रवेश कर जाता है दोस्तों, इसका मतलब सूर्य उत्तरायण हो जाता है आपके 21 जून को, इसलिए। फिर हमने यानी उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है। फिर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकता है, तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी बांसवाड़ा बनता है। ध्यान रखना, गर्म जिला भी राजस्थान का 21 जून को बांसवाड़ा बनता है। लेकिन राजस्थान का गर्म जिला तो चूरू है दोस्तों, लेकिन 21 जून को राजस्थान का गर्म जिला बांसवाड़ा बनता है। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन भी 21 जून को, ध्यान रखना, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन भी जो होता है ना दोस्तों 21 जून को, वो आपको बांसवाड़ा जिले में होता है। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन 21 जून को बांसवाड़ा जिले में ही होता है दोस्तों। गर्म जिला बांसवाड़ा बनता है 21 जून को। गर्म दिन भी आपका 21 जून ही बनता है पूरे राजस्थान में, वो पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म दिन आपका 21 जून बनता है। जबकि 22 दिसंबर दोस्तों सबसे ठंडा दिन बनेगा, आगे पढ़ेंगे दोस्तों से। इसका मतलब 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात हो जाती है, तो सबसे छोटी रात भी आपकी 21 जून ही बनती है दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे आगे कि 14 घंटे और 10 दिन कैसे आया और क्यों आया, ये मैं आपको हमारी अगली क्लास में आपको देखने को मिलेगा। दोपहर के 12 बजे बांसवाड़ा में खड़े व्यक्ति की परछाई नहीं बनती दोस्तों, इसे नो शैडो जोन के नाम से जानते हैं। परछाई तो बनती है लेकिन वो हमारे जो पैरों के तलवे होते हैं दोस्तों उसके नीचे बनती है, यानी पैरों के नीचे बनती है, दिखाई नहीं देगी दोस्तों, इसलिए नो शैडो जोन आपके बांसवाड़ा में बनता है। 21 जून को बनता है, कर्क रेखा पर बनता है और दक्षिणी राजस्थान में बनता है दोस्तों। कुशलगढ़ में बनता है, जगह पूछेगा ना दोस्तों तो आंसर आएगा कुशलगढ़। नो शैडो जोन का संबंध किस कहां से, तो आंसर आएगा दोस्तों कुशलगढ़। फिर आगे हमने बात की कर्क रेखा के कारण आपका बांसवाड़ा एकमात्र जिला है जो उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि राजस्थान पूरा का पूरा कौन से कटिबंध में दोस्तों, अरे उपोष्ण कटिबंध में। तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि भारत किस कटिबंध में, आगे देखते हैं। फिर देखिए, अरे राजस्थान में सूर्य की किरणों के सीधेपन के कारण, थार के मरुस्थल के कारण, वर्षा कम होने के कारण दोस्तों भारत का सबसे गर्म राज्य भी कौन सा बन जाता है, अरे राजस्थान बन जाता है। फिर हमने बात की किरणों के आरोही और अवरोही क्रम की दोस्तों। अगर हम बांसवाड़ा से, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ती है, तिरछी किरणें गंगानगर पर पड़ती है, दूसरी सीधी डूंगरपुर पर पड़ती है, प्रतापगढ़ पर पड़ती है और झालावाड़ पर पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सूर्य की किरणों का जो आपका आरोही क्रम है, सूर्य की किरणों का राजस्थान पर सूर्य की किरणें जो पड़ती है उसका आरोही क्रम क्या है, तो आंसर आएगा दोस्तों बांसवाड़ा से गंगानगर, क्योंकि बांसवाड़ा से अगर हम गंगानगर की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन दोस्तों बढ़ता जाएगा और सर्वाधिक तिरछी किरणें आपके गंगानगर पर पड़ जाएगी। लेकिन अवरोही क्रम की बात करें कि सूर्य की किरणों की जो अवरोही क्रम क्या है, तो दोस्तों गंगानगर से बांसवाड़ा, क्योंकि गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर आएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन घटता जाएगा, इसका मतलब दोस्तों सीधापन बढ़ता जाएगा, तभी तो सीधी किरणें आपके कहां पड़ेगी दोस्तों,
बांस बराबर पड़ेगी। तो हमने ये आज की एक और चीज देखी दोस्तों कि राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा आपके दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है और माई वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, और ये अंग्रेजी के उल्टे यू या वी आकार में काटती है। ये भी आपको माइंड में रखना है। तो हमने जो बात की है ना दोस्तों वो कर्क रेखा और राजस्थान की बात की है, और इसके जस्ट पहले हमने दोस्तों कर्क रेखा और भारत की बात की थी। तो यहाँ से आपको कैसी लगी हमारी वीडियो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।